दोस्तों, क्या आप जानते हैं चेतन मन और अचेतन मन क्या होता है? हमारे मन की मुख्यतः दो अवस्थाएं होती हैं। मतलब आप दो लेवल कह सकते हैं। इसमें होता है चेतन मन और अवचेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। जिसे हम आदिम आत्म चेतना मन भी कहते हैं। सम्मोहन के दौरान अवचेतन मन को जागृत किया जा सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उससे आभास नहीं होता, क्योंकि उस वक्त वह सम्मोहनकर्ता के निर्देशों का पालन कर रहा होता है। अब हम जानेंगे चेतन मन। इसे जागृत मन भी मान सकते हैं। चेतन मन में रहकर हम दैनिक कार्यों को निपटाते हैं, अर्थात खुली आंखों से आप यह कार्य कर सकते हैं। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क का यह भाग जिसमें होने वाली क्रियाओं की जानकारी हमें होती है, वह वस्तुनिष्ठ एवं तर्क पर आधारित होता है। यहाँ तक कि जो आप अभी अभी हमें देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, ये भी चेतन मन का ही हिस्सा है। अब हम जानेंगे अवचेतन मन। जो मन में सपने देख रहा हो, यह अवचेतन मन है। इसे अर्धचेतन मन भी कहते हैं। गहरी सुषुप्ति अवस्था में यह मन जागृत रहता है। विज्ञान के अनुसार जागृत मस्तिष्क के परे मस्तिष्क का हिस्सा अवचेतन मन होता है। हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। अवचेतन मन की शक्ति अवचेतन मन की शक्ति इतना ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारा अवचेतन मन चेतन मन की अपेक्षा अधिक याद रखता है एवं सुझाव को ग्रहण भी करता है। आदिम अवचेतन मन न तो विचारों को करता है, न ही निर्णय लेता है। उक्त मन का संबंध सूक्ष्म शरीर से होता है। यह मन में आने वाले खतरे और उक्त खतरों से बचने के तरीके भी बताता है। इसे आप छठी इंद्री भी कह सकते हैं। यह मन लगातार हमारी रक्षा करता रहता है। हमें होने वाली बीमारी की मन में 6 माह पूर्व ही सूचना देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कुछ घटना देखते हैं या कोई चीज़ों को देखते हैं, हमको लगता है कि इसको मैंने पहले देखा था, और 6 महीने पूरे ही आपको उसका पूर्वानुमान होना शुरू हो जाता है। यह आपका सिक्स सेंस और छठी इंद्री का काम होता है, जो अवचेतन मन में स्थित होता है। और यदि हम बीमार हैं तो यह हमें पहले स्वस्थ रखने का प्रयास भी करता है। बौद्धिकता का अहंकार के चलते हम उस मन की अनसुनी कर देते हैं। उक्त मन को साधना ही सम्मोहन है। अवचेतन मन को साधने का असर सम्मोहन द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्र से उपासक अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। इससे विचारों का संप्रेषण यानी कि टेलीपैथिक, दूसरे के मनोभाव को ज्ञात करना, अदृश्य वस्तु या आत्मा को देखना, दूरस्थ दृश्यों को जाना जा सकता है। इसे साधने से व्यक्ति को बीमारी या रोग के होने का पूर्वाभास भी हो जाता है। आप कैसे साधें इस मन को? जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहीं पर आती है कि कैसे इस चीज़ को सीखें। पहला तरीका आपको बता रहा हूँ। वैसे इस मन को साधने के बहुत सारे तरीके और विधियाँ हैं, लेकिन सीधा रास्ता यही है कि प्राणायाम। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। प्राणायाम ही वो तरीका है जिससे हम सांसों के माध्यम से वहाँ तक पहुँच पाते हैं। जी हाँ, अक्सर लोग प्राणायाम करते समय यह गलती करते हैं कि वो पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको ध्यान में हटाकर अपने सांसों में ध्यान लगाना चाहिए। जैसे ही आप सांसों में ध्यान लगाना शुरू करते हैं, आपका मन एकाग्र होना शुरू होता है, ध्यान स्वतः ही गायब हो जाते हैं। तो प्राणायाम का सीधा प्रत्याहार की धारणा को साधना चाहिए। आपका मन स्थिर चित्त हो, एक ही दिशा में गमन करे, इसका अभ्यास गहराने लगे, तब आपकी सभी इंद्रियों में ऐसी शक्ति का अनुभव करने लगेंगे जिसका आम इंसान अनुभव नहीं कर सकता। इसको साधने के लिए त्राटक भी कर सकते हैं। त्राटक भी कई प्रकार के किया जाता है। ध्यान, प्राणायाम, नेत्र त्राटक द्वारा आत्म सम्मोहन की शक्ति को जगाया जा सकता है। अब जानेंगे दूसरा तरीका। शवासन में लेट जाएं, आंखें बंद करके ध्यान करें, लगातार इसका अभ्यास करें और योग निद्रा में जाने का प्रयास करें। योग निद्रा अर्थात शरीर और चेतन मन का वह हिस्सा होता है जिसमें अवचेतन मन जागृत होता है। समझाने के लिए कहना होगा कि शरीर और मन सो जाता है, लेकिन आप जागे रहते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा लेवल होता है। इसी में से एक लेवल का यह हिस्सा है। यह जागृत अवस्था तब तक गहराने लगती है जब आप ईथर माध्यम से जुड़ जाते हैं
और फिर खुद ही निर्देश देकर खुद ही करने लगते की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग, तीसरा तरीका आपका है कि कुछ लोग अंगूठे को आँखों के सीध में रख कर, तो कुछ लोग स्पाइरल यानी कि सम्मोहन चक्र को, कुछ लोग घड़ी के पेंडुलम को हिलाते हुए, कुछ लोग लाल बल्ब को एकटक देखते हुए यानी कि त्राटक करने की क्षमता, मोमबत्ती को एकटक देखते हुए भी उक्त साधना को कर सकते हैं। लेकिन क्या है, कितना सही है, हम जरूर जानेंगे। चौथा हिस्सा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपका। कल्पना करें कि आप कोई बात किसी व्यक्ति को कहने के लिए सोचें और उस समय तक वो बात पहुंच जाए। बार बार कल्पना करें और आप अपनी बात को दोहराएं। दोहराने का यह अभ्यास जब गहराएगा तो उस व्यक्ति को आपके मस्तिष्क की तरंगें पहुंचने लगेंगी। यदि आप उसे यह बुलाना चाहते हैं तो कल्पना में उसका चित्र देखकर उसके बुलाने का संदेश भेजें। धीरे धीरे यह प्रयोग कामयाब होने लगेगा तो आपका विश्वास भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के होने की स्थिति से पहले कल्पना करते हैं। जब वह कल्पना प्रगाढ़ होने लगता है तभी यह सूचना देने लगती है। कुछ भी बोलने से पहले दिमाग में कुछ तरंगें बनती हैं। जापानी वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इसे डिकोड करना जान लिया है और उनके परिणाम 90% तक सफल हैं। वैसे उनका यह प्रयोग सिर्फ जापानी भाषा तक ही सीमित नहीं है, लेकिन आश्चर्य यही है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग दूसरी भाषाओं में भी संभव होगा। ब्रेन कंप्यूटर विशेषज्ञ डॉक्टर यामाजाकी तोशीमासा ने नेतृत्व ने एक टीम के इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित वर्कशॉप में इसका लाइव प्रदर्शन भी किया है। जी हाँ, उन्होंने साबित किया है कि बोले जाने से 2 सेकंड पहले उसकी मशीन उस बात को समझ लेती है जो बोली जाने वाली या टीम दिमाग को एक खास हिस्से की गतिविधियों पर काम कर रही है। इसे चिकित्सा विज्ञान की भाषा में ब्रोका कहा जाता है। यह हिस्सा किसी प्रक्रिया और बोलने से संबंधित है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। फिर से मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग में। हमारी सभी सोशल मीडिया और वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी, वहाँ जाकर ज़रूर पढ़ें। बहुत सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।